10 और 11 जुलाई दोनों की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। कल वीडियो नहीं आ पाया था तो कल के भी जो हाइलाइट्स हैं उनको देखेंगे। ओके। रक्षा मंत्रालय स्पर्श याद रखिएगा, स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव रक्षा इसका नाम है। तो रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श नामक एक एकीकृत प्रणाली लागू की है। सभी सुविधाएं जो रक्षा पेंशन की मंजूरी है, वितरण है, उसके स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्पर्श। बार बार इसको रट लीजिए, ये आ सकता है, नाम पूछ सकता है। DRDO और AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने रक्षा प्रौद्योगिकी MTech कार्यक्रम लॉन्च किया। तो सीधे सवाल आएगा कि किन दो संस्थाओं ने हाल ही में मिलकर MTech कार्यक्रम लॉन्च किया है, रक्षा प्रौद्योगिकी MTech कार्यक्रम? तो DRDO और AICTE ने। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अक्सर चर्चा में रहता है इस संस्था के बारे में, चूँकि कल 10 जुलाई के लिए बहुत ही ज़्यादा खबरें नहीं थी। तो मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इस परिषद का गठन 2006 में हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, और इसने पूर्ववर्ती जो इसके पहले काम कर रही संस्था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग था उसका स्थान लिया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय मानव अधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से मिलकर हुआ है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। भारत वर्तमान में इन 47 सदस्यों में से एक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय गोल्फर कौन बने हैं? उदयन माने बने हैं। आपको बता दें, इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इसके बारे में। इसके पहले अनिर्बान लाहिरी, ये दूसरे भारतीय गोल्फर पुरुष में हैं, ठीक है। एक अदिति अशोक महिला भी हैं जो गोल्फ में जा रही हैं, उन्होंने क्वालिफाई किया, पहली महिला बनी हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 2 पुरुष जा रहे हैं, एक महिला जा रही हैं। पहले कौन है? अनिर्बान लाहिरी, दूसरे उदयन माने। महिलाओं में अदिति अशोक। एकदम रट लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बन सकता है गोल्फ से। ये भी पूछ सकता है किससे संबंधित हैं, तीनों ही गोल्फ से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लॉन्च की गई कहाँ पे? दिल्ली में। पारिवारिक आर्थिक सहायता योजना दिल्ली में लॉन्च की गई। क्विज़ में क्या है? हाल ही में क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एल्सा नाम है, ठीक है। हाल ही में क्यूबा को इसने प्रभावित किया। अटलांटिक महासागर में स्थित है क्यूबा, ठीक है, कैरिबियन सी के पास। तो क्यूबा को इसने प्रभावित किया। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा 278 गेंद खेलने का नया एक निगेटिव रिकॉर्ड, गंदा रिकॉर्ड कायम किया? तो हाशिम अमला दक्षिण अफ्रीका के हैं। इन्होंने 37 रन बनाने के लिए 278 गेंदें खेली। किस मंत्रालय ने क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया CTRI पोर्टल पर आयुर्वेद डेटा सेट लॉन्च किया? तो आयुर्वेद की जहाँ बात है तो आयुष मंत्रालय वहाँ पर आएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? तो ये है जापान, नंबर 1 में है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, कई बार पूछा जा चुका है। दूसरे स्थान पर सिंगापुर और जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। तो सिंगापुर को दूसरा मिला है, जर्मनी और दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। सबसे निचला जो सबसे ख़राब पासपोर्ट है वो अफ़गानिस्तान का है, 116वां है। और भारत इस सूची में 90वें स्थान पर, अर्थात बहुत अच्छी कंडीशन में भारत भी नहीं है। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन अगले वर्ष निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 ये भारत में आयोजित होगा, ध्यान रखिएगा इसको। तो महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल भारत में किया जाएगा। AFC ने कहा कि नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम को 3 में से 1 स्टेडियम के रूप में चुना गया है जहां पर इसके मैच होंगे। ये 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 के बीच खेला जाएगा। भारतीय सेना ने कश्मीर में अभी कुछ दिन पहले
एक शूटिंग रेंज का नाम निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? विद्या बालन के नाम पे रखने की घोषणा की है। अब क्यों की है ये सेना जाने। निम्न में से किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? राजस्थान सरकार ने। ठीक है, तो ये तीनों टाइगर रिजर्व, जिनमें से अभी हाल ही में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को बनाया गया था, तो ये तीनों को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई राजस्थान ने। ये क्वेश्चन बताने का एक और मकसद ये है कि ये तीनों कहाँ पर हैं टाइगर रिजर्व, ये भी पूछा जा सकता है, तो राजस्थान में है। ओके, चलिए 11 तारीख के खबरों को देख लेते हैं। आज 11 जुलाई 2021 है और विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार को आप देख ही रहे हैं, हो सकता है कि भारत सरकार भी एक बड़ा ऐलान कर सकती है जनसंख्या नीति के संदर्भ में, और ये ज़रूरी भी है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। अगर जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रही तो अनाज खाने के लिए नहीं हो पाएंगे पर्याप्त, और न ही ज़मीन रहने के लिए पर्याप्त हो पाएगी, और फिर आपस में ही सब लड़ मरेंगे। तो उस स्थिति से बचाना है। वो भयावह स्थिति आज आप सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आप गुणात्मक तरीके से जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, अगर उसके बारे में विचार करें तो आपको यह समझ में आएगी बात कि आने वाला समय कितना कठिन होने वाला है अगर इसी दर से जनसंख्या बढ़ती रही तो। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2021। तो विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिन बढ़ती आबादी के प्रभाव और लैंगिक समानता, परिवार नियोजन के महत्व, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानवाधिकार आदि सहित मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत 11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद द्वारा हुई थी। जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी उस समय विश्व की जनसंख्या ऐसा माना जाता है कि लगभग 500 करोड़ या 5 अरब हो गई थी। उसी उपलक्ष्य में ये शुरू हुआ था। इसके बाद यह हर वर्ष 11 जुलाई को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस को पहली बार 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों में चिन्हित किया गया था या मनाया गया था। तो पहली बार मनाया कब गया था? 11 जुलाई 1990 को। घोषणा कब हुई थी? 11 जुलाई 1989 को। विश्व की जनसंख्या 5 अरब कब हुई थी? 11 जुलाई 1989 को। ये सब फैक्ट है, रट लीजिए। इस बार की थीम कुछ लंबी है, लेकिन आपको याद रखना है, राइट्स एंड चॉइस आर द आंसर। अधिकार और विकल्प उत्तर हैं, ये इस बार की थीम है। थीम के साथ लगा हुआ स्लोगन है, वेदर बेबी बूम और बस्ट, द सोल्यूशन टू शिफ्टिंग फर्टिलिटी रेट्स लाइज इन प्रायोरिटाइजिंग ऑल पीपुल्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। अर्थात चाहे बेबी बूम हो या बस्ट, प्रजनन दर में बदलाव का समाधान सभी लोगों के प्रजनन, स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देता है। तो अधिकार और विकल्प उत्तर है, राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर इस बार की थीम है। और पक्का पूछेगा, डीबी जेनवोक क्या है? यह मुंह के कैंसर के जीनोमिक वेरिएंट संबंधी दुनिया का पहला डेटाबेस है। क्या नाम है इसका? डीबी जेनवोक। इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान डीपीटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी द्वारा तैयार किया जाए, जो कल्याणी में स्थित है। ठीक है, ओरल कैंसर से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। INS तबर, हाल ही में भारतीय नौसेना पोत तबर ने इतालवी नौसेना के फ्रंटलाइन फ्रिगेट के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया। यह अभ्यास इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाने और समुद्री खतरों के खिलाफ संयुक्त संचालन को मजबूत करने हेतु पारस्परिक रूप से लाभदायक था। INS तबर क्या है? ये नौसेना पोत है, इतालवी नौसेना के फ्रंटलाइन फ्रिगेट के साथ इसने सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। अमेज़न ने गुजरात में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। तो कहाँ पर अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? अमेज़न ने गुजरात में। करंट अफेयर्स क्विज में क्या क्या है? कोविड के संदर्भ में स्वैब सेक क्या है, जो हाल ही में चर्चा में रहा? ये टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों।
कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी लॉस एंजल्स अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक टीम ने हाल ही में एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म स्वैब सेक पर वास्तविक दुनिया के परिणामों की सूचना दी। यह कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए एक बार में हजारों नमूनों का परीक्षण करने के लिए अनुक्रमण का उपयोग करता है, सीक्वेंसिंग का उपयोग करता है। स्वैब सेक, ये सेक का मतलब सीक्वेंसिंग है, के साथ हजारों नमूनों का विश्लेषण करने के लिए नमूना विशिष्ट आणविक बारकोड, सैंपल स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर बारकोड्स का उपयोग करता है। इतना याद रखिएगा, ये टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है कोविड-19 और ये कहाँ पर, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स के वैज्ञानिकों ने ये टेस्टिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया है। हाल ही में किस बहुपक्षीय संघ ने जैव विविधता पर एक सम्मेलन आयोजित किया? तो आसियान ने जैव विविधता पर एक सम्मेलन आयोजित किया। आसियान के बारे में आज हम पूरा A to Z चर्चा करेंगे। तो जैव विविधता पर तीसरा आसियान सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया, ये तीसरा सम्मेलन था। ओके, इस सम्मेलन का 5वां और अंतिम सत्र टूवर्ड्स 2050 लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर थीम पर केंद्रित था। तो इस सम्मेलन में कुल 5 सत्र हुए, जो तीसरा सम्मेलन हुआ। इन 5 सत्रों में अर्थात 5 बैठकों में जो अंतिम बैठक थी उसका जो थीम थी टूवर्ड्स 2050 लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर। ये पूछ भी सकता है परीक्षाओं में, यूपीएससी देने वाले कैंडिडेट जो हैं ये एकदम रट लीजिए, पूछेगा ही पूछेगा टूवर्ड्स 250, ये 2050 ये किससे संबंधित है? तो आसियान से संबंधित है। आसियान देशों के अनुसार विकासशील देशों को 2020 के बाद के वैश्विक जैव विविधता ढांचे के उचित कार्यान्वयन के लिए संसाधनों की आवश्यकता होगी। आसियान में 10 देश शामिल हैं। ये 10 ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ओके, ये आसियान कंट्रीज़ हैं, आप इनको देख सकते हैं। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आसियान का आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ओके, ये इसका विज़न आदर्श वाक्य है। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये 10 सदस्य राष्ट्र हैं। इसके 10 के अलावा आपको बता दें कि 1967 में आसियान घोषणा पत्र, बैकाक घोषणा जिसको कहते हैं, इसके आधार पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ आसियान की स्थापना हुई। इसके संस्थापक राष्ट्र जो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड हैं। इसके बाद अन्य सदस्य जुड़ते चले गए। आसियान में जो अन्य मंच हैं जिनके बारे में अक्सर पूछता है, एक तो ARF है, आसियान क्षेत्रीय मंच, वर्ष 1993 में शुरू किया गया। 27 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह क्षेत्रीय विश्वास निर्माण और निवारक कूटनीति में योगदान करने के लिए राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग हेतु विकसित किया गया था। इन्हें आसियान +3 1997 में इसको शुरू किया गया था। ये परामर्श समूह आसियान के 10 सदस्यों और 3 जो पर्यवेक्षक हैं, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। तो आसियान +3 में भारत नहीं है। आसियान +3 में कौन है? तो आसियान के 10 सदस्य हैं और चीन, जापान, दक्षिण कोरिया हैं। आसियान +6 में भारत आ जाता है। +6 में कौन है? आसियान +3 तो हैं ही, +3 को और जोड़ दीजिए तो आसियान +6 हो जाता है निर्माण, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड भी आते हैं। जो RCEP है दोस्तों, जो मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ है, जिसको सिंगापुर ने शुरू भी कर दिया है, ठीक है, उसकी स्वीकृति सबसे पहले अभी स्वीकृति दी है सिंगापुर ने। भारत ने उससे अपने आप को अलग कर लिया है। तो इसमें आसियान आसियान +5 कंट्रीज़ शामिल हैं। +5 अर्थात +6 में से एक भारत निकल गया, बाकी 5 देश शामिल हैं। ओके, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS यह पहली बार वर्ष 2005 में आयोजित हुआ था। ये भी आसियान से संबंधित है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना है। आमतौर पर आसियान ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS में भाग लेते हैं। भारत और आसियान के साथ अब ये
रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जब इसमें जुड़ जाते हैं दोस्तों तो ASEAN+8 का निर्माण होता है। तो रूस और अमेरिका ASEAN+8 में आ जाते हैं। तो ASEAN+3, ASEAN+6, ASEAN+8। ओके, भारत और आसियान की बात करें तो आसियान के साथ भारत का संबंध उसकी विदेश नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव का एक प्रमुख स्तंभ है। भारत के पास जकार्ता में आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए अलग अलग मिशन हैं। भारत और आसियान में पहले से ही 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप, 15 साल की समिट लेवल इंटरेक्शन और 5 वर्ष की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान के जो सदस्य देश हैं सिंगापुर आदि से भी भारत का बहुत अच्छा संबंध है और रहा है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों को एक मंच पर लाने के लिए वर्ष 2003 में एशियान इंडियन बिजनेस काउंसिल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2003 में की गई थी AIBC की स्थापना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। रात में आज से खेला हॉबी शुरू हो जाएगा। करंट अफेयर्स देने की वजह से 1-2 दिन नहीं आया। खेला हॉबी जो सामान्य अध्ययन का हमारा सीरीज चल रहा है, रिवीजन सीरीज, वो आज से पुनः प्रारंभ हो जाएगा। 2-3 दिन नहीं आया था। तो शाम को आप लोग 6 बजे उसको भी देख सकते हैं।